हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय गुरुकुल। फास्ट रिवीजन क्रैश कोर्स में स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विज्ञान शिक्षण के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। हम इसमें पूरे बुक को कवर करने वाले हैं। सबसे पहला आज का वीडियो में हम बात करेंगे बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में, और जो कि ये लगभग 15 दिन का क्रैश कोर्स होगा, जिसमें आपको पूरा साइंस का कंप्लीट रिवीजन मिलने वाला है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सकेगी। तो आपकी तैयारी भी इसी के ज़रिए चेक हो जाएगी कि आपने कितना तैयार किया है। जो आपके 25 नंबर का पूर्णांक होता है साइंस शिक्षण का, उसमें आपने कितनी तैयारी की है, क्या आप इस काबिल हो चुके हैं कि इसमें आप पास हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न हमारा है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है जड़ द्वारा, दूसरा ऑप्शन है तनु द्वारा, तीसरा ऑप्शन है स्टोमेटा या पर्णरंध्र द्वारा, जबकि चौथा ऑप्शन है इन सभी द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वो स्टोमेटा यानी कि पर्णरंध्र द्वारा होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर सेकंड, लाइकेन है। पहला ऑप्शन है परजीवी, दूसरा ऑप्शन है सहजीवी, तीसरा ऑप्शन है मृतोपजीवी, जबकि चौथा ऑप्शन है इसमें ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो लाइकेन होता है ये क्या होता है, सहजीवी। लाइकेन एक इंडिकेटर के तौर पे काम करता है, यानी सूचक के तौर पे काम करता है। किसका सूचक होता है, ये एयर पोल्यूशन का सूचक होता है, यानी कि वायु प्रदूषण का सूचक होता है। जिस एरिया में लाइकेन का पौधा होता है जो वो दिखाई नहीं होता है, विलुप्त होने लगता है, तो हम समझ जाते हैं कि वहाँ का जो एयर पोल्यूशन है बहुत ही ख़राब हो चुका है, यानी कि वहाँ पे वायु प्रदूषण की मात्रा बढ़ चुकी है। तो लाइकेन का इस्तेमाल हम एज अ इंडिकेटर में यूज़ कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, परजीवी पौधा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अमरबेल, दूसरा ऑप्शन है चंदन, तीसरा ऑप्शन है रेफ्लेसिया, जबकि चौथा ऑप्शन ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो परजीवी पौधा ये सभी है, यानी कि अमरबेल भी है, चंदन भी है और रेफ्लेसिया भी है। इस वीडियो में हम लगभग 40 प्रश्नों को कवर करेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अपने तैयारी की भी जांच कर सकते हैं कि आपने कितना तैयार किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, मृतोपजीवी पौधा होता है। मृतोपजीवी कौन सा पौधा होता है। पहला ऑप्शन है कुकुरमुत्ता यानी कि मशरूम, दूसरा ऑप्शन है मोनोट्रोपा, तीसरा ऑप्शन है आ तथा व दोनों या इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुकुरमुत्ता भी होता है और मोनोट्रोपा भी होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, कीट भक्षी पौधे कीटों का भक्षण नाइट्रोजन की कमी को पूर्ण करने के लिए करते हैं। तो ये कीट भक्षी पौधे कौन से हैं। पहला ऑप्शन है ड्रोसेरा, दूसरा ऑप्शन है नेप्थीज, तीसरा ऑप्शन है यूट्रिकुलेरिया, जबकि इसमें से चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी कौन कौन से हैं, ड्रोसेरा, नेप्थीनीज, यूट्रिकुलेरा और जबकि ये सभी, यानी कि चारों आंसर इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, जलीय कीट भक्षी पौधा है। पहला ऑप्शन है ड्रोसेरा, दूसरा ऑप्शन है नेफेंथीज, तीसरा ऑप्शन है यूट्रिकुलेरिया, जबकि चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो जलीय कीट भक्षी पौधा कौन सा है, यूट्रिकुलेरिया होता है। यूट्रिकुलेरिया जो है एक जलीय कीट भक्षी पौधा है। प्रश्न नंबर 7, एक बीजपत्री पौधों की विशेषताएं क्या होती हैं। पहला ऑप्शन है इनकी पत्तियां इनकी पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। दूसरे ऑप्शन में है बीजों में केवल एक बीजपत्री जैसे कि मक्का, धान, गेहूं पाया जाता है। जबकि ऑप्शन नंबर सी है, इसमें आ और बा दोनों दिया गया है, जबकि ऑप्शन नंबर डी में इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों। अगला प्रश्न है द्विबीजपत्री पौधों की विशेषताएं क्या होती हैं। तो ऑप्शन दिया इसमें से इनकी पत्तियां जाली कावत सिरा विन्यास पाया जाता है। इनकी पत्तियों में जाली कावत सिरा
विन्यास पाया जाता है, जबकि दूसरे ऑप्शन में दिया गया है बीजों में 2 बीजपत्र, 2 दाल, चना, मटर, सरसों पाया जाता है। या ऑप्शन नंबर सी है आ तथा बा दोनों। तो लास्ट ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोनों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, स्वपोषी यानी जो अपना भोजन स्वयं पकाते हैं। तो यानी स्वपोषी किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है जंतु को, ऑप्शन नंबर बी है पौधे को, ऑप्शन नंबर सी है कवक को, जबकि ऑप्शन नंबर डी है विषाणु को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वपोषी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं पकाते हैं, उसके जैसे कि पौधे। विषाणु क्या होता है? विषाणु तो आप जानते हैं वायरस है, और ये क्या करता है 2 निर्जीव और सजीवों के बीच की कड़ी किसको कहते हैं? विषाणु को। अगला प्रश्न नंबर 10, मत्स्य यानी कि मछली के अनुकूलन है। तो मछली के अनुकूलन क्या क्या होना चाहिए? ये गलफड़ों द्वारा सांस लेते हैं, पहला करेक्ट है। इनके शरीर का आकार नाव के आकार का होता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? दोनों, यानी कि दोनों सही है। और ऑप्शन नंबर डी इसमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोनों। और जो मछली होती हैं उनका जो शरीर होता है वो धारा रेखी भी होता है, ये भी अगर ऑप्शन में दिया होगा तो उसको भी करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, पौधों की पत्तियों द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है रसारोहण, दूसरा ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन, तीसरा ऑप्शन है जल संचय, या डी ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन यानी कि ऑप्शन नंबर बी। टच मी नॉट कहते हैं, टच मी नॉट किससे कहते हैं, किस पौधे को कहते हैं? पहला ऑप्शन है नागफनी को, दूसरा ऑप्शन है गुलाब को, तीसरा ऑप्शन है छुई मुई को, जबकि चौथा ऑप्शन है इसमें से सभी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टच मी नॉट किसे कहते हैं? छुई मुई को कहते हैं। आपने देखा होगा ऐसा छुई मुई का पौधा बचपन में, इसमें तो कम दिखाई देता है, पहले हम लोग बचपन में देखते थे, वहाँ पे इसको टच करते थे तो क्या करता था, पत्तियाँ सिकुड़ जाती थी। अगला प्रश्न है नारियल तथा कमल में कौन सा प्रकीर्णन होता है? यानी कि जो उसके पौधे उगते हैं तो किस प्रकार से उनका प्रकीर्णन होता है? प्रकीर्णन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर उनको पौधों को उग जाना। जैसे कि अब पीपल का जो बीज होता है देखते होंगे घर के छतों पे या दीवारों में वो उगाता है। कैसे उग जाता है? जब उसके कौवा मतलब कि पक्षियाँ जब खाती हैं तो उसके मल से क्या होता है कि वहाँ पे गिर जाता है बीज, और बीज से फिर क्या होता है नए पौधे का जन्म होता है। तो इसे क्यों कहते हैं? कुछ होते हैं जैसे कि वायु प्रकीर्णन से होता है, जिससे उड़ करके बीज जाएँ तो जा करके कहीं पर वो पौधा बन जाए। कुछ होता है पानी द्वारा प्रकीर्णन होता है, यानी पानी के साथ बह करके जा करके कहीं पे खड़ा मतलब इकट्ठा होकर के कहीं पे रुक करके वो फिर से नए पौधे का निर्माण करती हैं। इस प्रकार को कहते हैं प्रकीर्णन। तो यहाँ पे पूछ रहा है नारियल और कमल का कौन सा प्रकीर्णन होता है? तो नारियल और कमल जो होते हैं उसका जल प्रकीर्णन होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, मानव शरीर में पाई जाने वाली पाचन ग्रंथि है। पहला ऑप्शन है यकृत, दूसरा ऑप्शन है अग्नाशय, तीसरा ऑप्शन है लार ग्रंथि, जबकि इसमें से सभी। तो मानव शरीर में पाई जाने वाली सभी ग्रंथियाँ होती हैं, यानी यकृत भी है, अग्नाशय भी है, पैनक्रियाज को बोलते हैं, और लार ग्रंथि भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, इंसुलिन हार्मोन्स जो अग्नाशय से निकलता है इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो आप सभी जानते हैं इंसुलिन से कमी से कौन सा रोग होता है? तो इससे होने वाला रोग है मधुमेह, यानी कि हम जिसको डायबिटीज़ कहते हैं। तो ये जो हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो कहीं ना कहीं हमारे जो ब्लड होता है उसमें रक्त की मात्रा बढ़ जाती है, और अगर इंसुलिन की मात्रा कम हुई तो रक्त में ब्लड में चीनी की मात्रा बढ़ने से तो मधुमेह रोग हो जाता है। इसलिए इंसुलिन को अगर सही तरीके से हमारा स्वस्थ शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा तो हमें कोई बीमारी नहीं होगी। अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी होती है? पहला ऑप्शन है यकृत, दूसरा ऑप्शन है अग्नाशय, तीसरा ऑप्शन है लार ग्रंथि, जबकि चौथा ऑप्शन है मधुमेह। मधुमेह तो एक तरीके से बीमारी है, तो मधुमेह तो हो नहीं सकता है। अब बचे 3, तो सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि की बात करता है तो यकृत, यानी कि लीवर। क्या होता है? लीवर। अगला प्रश्न है पित्त रस का निर्माण करता है, मतलब कि पित्त रस जो होता है कहाँ पे बनता है, यानी उसका निर्माण कहाँ पे होता है? कहने का तात्पर्य है
जो पित्त रस होता है कहाँ पे बनता है या उसका निर्माण कहाँ पे होता है। ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन है पित्ताशय में, दूसरा ऑप्शन है यकृत में, तीसरा ऑप्शन है हृदय में, जबकि चौथा ऑप्शन है बड़ी आंत में। तो आप सभी जानते हैं पित्त का जो निर्माण होता है, पित्त रस का निर्माण जहाँ निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है, यकृत में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर हो जाएगा। अगर बोलता है कि स्टोर कहाँ पे होता है, इकट्ठा कहाँ पे होता है, तो हम बताएंगे पित्ताशय में। जो पित्त रस होता है यानी बाइल जिसको बोलते हैं बाइल जूस, तो बाइल जूस कहाँ पे इकट्ठा होता है, तो पित्ताशय में। अगर निर्माण की बात करता है तो बनता कहाँ पे, तो हम बताएंगे यकृत, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, मानव दांतों के प्रकार बताइए। तो मानव दांत के कितने प्रकार होते हैं, चार प्रकार के होते हैं, सॉरी। कौन कौन से है, कृंतक होता है, रत्नक होता है, चवर्णक और अग्रचवर्णक। तो यानी कि यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है कृंतक, दूसरा ऑप्शन है रत्नक, तीसरा ऑप्शन दिया है चवर्णक और अग्रचवर्णक, यानी प्रचवर्णक और चवर्णक। इसको बोलेंगे अग्रचवर्णक, इसको बोलेंगे चवर्णक, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, दांतों की कठोरता किसके कारण होती है। पहला ऑप्शन है कैल्शियम के कारण, दूसरा ऑप्शन है इनेमल के कारण, तीसरा ऑप्शन है आयरन के कारण, जबकि चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं जो हमारे बॉडी का सबसे कठोर भाग होता है, कठोर तत्व होता है, कौन सा होता है, जो दांत के ऊपर जो चमकता हुआ भाग रहता है, जिस पॉलिश जो रहती है उसको हम बोलते हैं इनेमल, यानी कि दांत के ऊपर वाला जो लेयर होती है उसी को बोलते हैं इनेमल। तो ये सबसे कठोर होता है हमारी बॉडी का। तो दांतों की कठोरता किसके कारण होती है, ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर हो जाएगा, इनेमल के कारण होती है। अग्नाशय की लैंगरहैंस की दीपिकाएँ किसका श्रवण करती है। ऑप्शन नंबर ए इंसुलिन का, ऑप्शन नंबर बी पित्त रस का, ऑप्शन नंबर सी अग्नाशयी रस का, या ऑप्शन नंबर डी इसमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो अग्नाशय के लैंगरहैंस दीपिकाएँ होती हैं वो इंसुलिन का श्रावण करती हैं, इंसुलिन का स्राव करती हैं। अगर इसी की कमी हो जाने पर कौन सा रोग होता है, डायबिटीज़ या मधुमेह रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 में पूछा गया है कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है पौधों में, दूसरा ऑप्शन है जंतुओं में, तीसरा ऑप्शन है विषाणुओं में, जबकि चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति पौधों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है अपेंडिक्स, इसको बोलते हैं कृमि रूप परसेसिका, कृमि रूप परसेसिका इसको बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं अपेंडिक्स। आपने अक्सर सुना होगा कुछ लोग होते हैं कि जाकर अपेंडिक्स की ऑपरेशन करवा के आते हैं, तो उसी की बात कर रहा है। क्योंकि हमारे बॉडी में वो एक अनवांटेड पार्ट है, उसको कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगर उसको हम मतलब कि ऑपरेशन द्वारा निकाल देते हैं तो हमारी बॉडी में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हो सकता है पहले हम उसका कहीं ना कुछ काम रहा होगा, तभी हमारी बॉडी में वो डेवलप्ड हुआ होगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे, अपेंडिक्स जो है कि बड़ी आंत का भाग है, क्या है, बड़ी आंत का भाग है, शाकाहारी पशुओं में यह विकसित होता है तथा इसमें सेलुलोज का पाचन होता है, यह क्या चीज़ है। पहला ऑप्शन है आवेशी अंग है, दूसरा ऑप्शन है समरूप अंग है, तीसरा ऑप्शन है समझात अंग है, या चौथा ऑप्शन है ये सभी। यहाँ पे लिख लीजिएगा समझात अंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अवशेषी अंग है। अपेंडिक्स क्या है, एक अवशोषी अंग है। प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 23 में पूछा गया है निम्न में से कौन सा रोग विटामिन की कमी से होता है। पहला ऑप्शन है अपूर्णता रोग, दूसरा ऑप्शन है कैंसर, तीसरा ऑप्शन है टीबी, जबकि चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो टीबी आप जानते हैं किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से। कैंसर भी मतलब कि एक तरीके से बीमारी है, लेकिन जो अपूर्णता रोग होता है किसकी कमी से होता है, वो विटामिन की कमी के कारण होता है। यानी कि इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा अपूर्णता रोग, यानी ऑप्शन नंबर ए। 1 गज बराबर होता है, 1 गज कितने फुट के बराबर होता है। पहला ऑप्शन है 5 फुट, दूसरा ऑप्शन है 4 फुट, तीसरा ऑप्शन है 3 फुट, जबकि चौथा ऑप्शन है 2 फुट। तो 1 गज बराबर होता है 3 फुट के बराबर होता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है जड़ का निर्माण होता है, जड़ का निर्माण किससे होता है। पहला ऑप्शन है भ्रूण के मूलांकुर से, दूसरा ऑप्शन है भ्रूण के प्रांकुर से, तीसरा ऑप्शन है
पर से, बीजों पर से, चौथा ऑप्शन है बीजों धर से। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा जो जड़ का निर्माण होता है वो किससे होता है, भ्रूण के मूलांकुर से होता है। भ्रूण के मूलांकुर से जड़ का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, भूमि से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करती हैं तथा पौधों की भूमि में स्थिर रखती हैं। पूछ रहा है कि कौन सा भाग है जो भूमि से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करती है और पौधों को भूमि में स्थिर रखती हैं। तो सभी जानते हैं जो पेड़ का कौन सा भाग होता है जो भूमि के अंदर रहता है, खनिज लवणों को वहाँ से अवशोषित करता है और पेड़ों को स्थिर रखता है, खड़ा रखता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा जड़, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 27, जल तथा खनिज लवणों का संवहन करता है। जल और खनिज लवणों का संवहन करता है। अब दो चीज़ होते हैं, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। तो उसको याद करने का तरीका ये हो सकता है, जल की बात करता है तो जाइलम जो होता है जा से स्टार्ट होता है, जाई। अगर जल की बात करता है तो जाइलम, यानी कि इसमें भी जा रहा है इसमें भी जा रहा है, इससे हम याद करते हैं जाइलम क्या करता है, जल का संवहन करता है। अगर फ्लोएम की बात करता है, फ्लोएम, तो हम उसको लिख सकते हैं फूड। तो यहाँ पे एफ आ रहा है और शुरुआत में फ्लोएम में भी एफ आ रहा है, तो दोनों जगह एफ है। यानी फूड का कैरी कौन करेगा, फूड का कैरी करेगा फ्लोएम, जबकि जल का कैरी करने वाला कौन होता है, जल को ले जाने वाला होता है जाइलम। इस प्रकार 27 क्वेश्चन का हम आंसर बता सकते हैं। तो इसमें पूछा गया जल और खनिज लवणों का संवहन करता है। ऑप्शन नंबर ए है जाइलम, ऑप्शन नंबर बी है फ्लोएम, ऑप्शन नंबर सी है कैम्बियम या ऑप्शन नंबर डी है इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल, यानी कि जाइलम, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 28, भोज पदार्थों का संवहन कौन करता है। भोज पदार्थ यानी फूड की बात कर रहा है। तो फूड की जब बात करता है तो फूड इसमें भी है और फ्लोएम, ठीक है। तो यहाँ पे भी एफ आ रहा है, यहाँ पर एफ आ रहा है, तो हम इससे याद कर सकते हैं, यानी कि फूड का संवहन कौन करता है, वो फ्लोएम करता है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 29, पर्णप्रतान जो कि पत्तियों का रूपांतरण होता है पाया जाता है। पहला ऑप्शन है मटर में, दूसरा ऑप्शन है सरसों में, तीसरा ऑप्शन है नीम में, जबकि चौथा ऑप्शन है मक्का में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो पर्णप्रतान होता है किसमें पाया जाता है, मटर में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 30, वे पौधे जो मरुस्थल में उगते हैं कहे जाते हैं। तो फ्रेंड पहला ऑप्शन है जीरोफाइट, दूसरा ऑप्शन है एपीफाइट, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोफाइट या ऑप्शन नंबर डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीरोफाइट। जो मरुस्थल में उगने वाले पौधे होते हैं उसका नाम होता है जीरोफाइट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और हाइड्रोफाइट उसको कहते हैं जो हाइड्रा मतलब क्या होता है, जल। डिहाइड्रेशन सुना होता है कि मतलब कि जल की कमी हो जाना, यानी जो जल में उगने वाले पौधे होते हैं उसको बोलते हैं हाइड्रोफाइट, ये भी ध्यान में रखिएगा। प्रश्न नंबर 31, जड़ों के प्रकार हैं। तो जड़ दो प्रकार के होते हैं, सभी जानते हैं, एक होता है मुसला जड़ और एक होता है अपस्थानिक जड़। मुसला जड़ उसे कहते हैं जो सीधी अंदर जमीन के अंतर्गत जमीन में जाती है। जैसे मान लीजिए पेड़ आपका पेड़ जो, और इसका जो सीधा जो जड़ जाता है अंदर उसको बोलते हैं मुसला जड़, जबकि जो इसके भाग होते हैं ये जो फैले हुए रहते हैं उसको बोलते हैं अपस्थानिक जड़। यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा, दोनों। प्रश्न नंबर 32, प्रश्न नंबर 32 में पूछा गया है पौधों की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो पौधों की जो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। पहला ऑप्शन है सेलुलोज की, दूसरा ऑप्शन है काइटिन की, तीसरा ऑप्शन है दोनों की, जबकि चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 33 नंबर, सजीवों तथा निर्जीवों के बीच की कड़ी होती है। तो हमने शुरुआत में ये डिस्कशन कर लिया था, जो वायरस होता है वो क्या होता है, सजीवों और निर्जीवों के बीच की कड़ी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, पत्तियों का रंग हरा होता है किसके कारण होता है। पहला ऑप्शन है सेलुलोज के कारण, दूसरा ऑप्शन है पर्णहरिम या क्लोरोफिल के कारण, जबकि तीसरा ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, जो पत्तियों का रंग हरा होता है किसके कारण होता है, पर्णहरिम या क्लोरोफिल के कारण होता है।
यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 35, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। पहला ऑप्शन है पौधों में, दूसरा ऑप्शन है जंतुओं में, तीसरा ऑप्शन है कवकों में, जबकि चौथा ऑप्शन है विषाणुओं में। तो इसका राइट आंसर है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं पौधे करते हैं। पौधे की परिपत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की जाती है। प्रश्न नंबर 36, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। जब प्रकाश संश्लेषण हो जाती है उसमें कौन कौन से उत्पाद बनते हैं? तो सभी जानते हैं इसमें जो प्रकाश संश्लेषण के बाद एक तो ऑक्सीजन गैस निकलती है, आपको मालूम है, जिसको हम ग्रहण करते हैं। एक होता है मड या स्टार जिसको हम ग्लूकोज भी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी और ए दोनों सही हो जाएंगे, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या हमें आवश्यक है? पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है जल, तीसरा ऑप्शन है क्लोरोफिल तथा सूर्य का प्रकाश, और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, जल भी चाहिए और क्लोरोफिल तथा सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। HNU जिसको बोलते हैं, HNU की उपस्थिति में हम कराते हैं ना, तो जाकर के बनता है हमारा ऑक्सीजन और क्या नाम है ग्लूकोज। तो ये कहीं ना कहीं इन चारों चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में। अगला प्रश्न है मानव श्वसन करता है। तो मानव श्वसन कैसे करता है? पहला ऑप्शन है नाक द्वारा, दूसरा ऑप्शन है फेफड़े द्वारा, तीसरा ऑप्शन है गलफड़ों द्वारा, जबकि चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो मानव जो श्वसन करता है वो फेफड़ों द्वारा करता है। इसका राइट आंसर इस प्रश्न के लिए हो जाएगा फेफड़ों द्वारा। अगर पूछ लेता है कि जब अपने जो मानव होता है अपने माता के गर्भ यानी कि यूट्रस में होता है उस समय वो श्वसन कैसे करता है, तो हम बताएंगे गलफड़ों द्वारा, यानी कि गिल्स जो हमारे कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में भी गिल्स हुआ करते थे जब हम अपनी माँ के गर्भ में या यूट्रस में थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं? पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन, चौथा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो पौधे होते हैं श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, मरुस्थलीय पौधे नागफनी की पत्तियां रूपांतरित हो जाती हैं। जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं जैसे कि नागफनी, उनकी पत्तियां किस रूप में रूपांतरित हो जाती हैं? पहला ऑप्शन है कांटों में, दूसरा ऑप्शन है तनों में, तीसरा ऑप्शन है जड़ों में, जबकि चौथा ऑप्शन है सभी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कांटों में ये रूपांतरित हो जाती हैं। प्रश्न नंबर 41, मेंढक है। जो मेंढक होता है वो क्या है? पहला ऑप्शन है जलचर होता है, दूसरा ऑप्शन है थलचर होता है, तीसरा ऑप्शन है नभचर होता है, जबकि चौथा ऑप्शन होता है उभयचर। जलचर का मतलब होता है जो पानी में रहने वाला, थलचर का मतलब कि पृथ्वी पर रहने वाला, नभचर का मतलब आकाश में उड़ने वाला, और या उभयचर में यानी कि तीनों जो दोनों जगह कम से कम 2 स्थानों पर रह सके उसको बोलते हैं उभयचर। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा जो मेढक होता है वो कैसा होता है? उभयचर होता है। वो पानी में भी रह सकता है और थल पे भी रह सकता है। प्रश्न नंबर 42, चेहरे की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? फ्रेंड, तो चेहरे में हड्डियों की संख्या होती है 14। कितनी? 14। अगला प्रश्न है कंडरा, जो कंडरा जोड़ती है किसको जोड़ती है? पहला ऑप्शन है हड्डियों को हड्डियों से, दूसरा ऑप्शन है पेशियों को पेशियों से, तीसरा ऑप्शन है तंत्रिका तंत्र की पेशी से, जबकि चौथा ऑप्शन है पेशियों को हड्डियों से। तो कंडरा जो होती है हमारी क्या करती हैं? पेशियों को हड्डियों से जोड़ती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम अगला पार्ट और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि हम जब अगला पार्ट डालेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सकेगी। आपको फास्ट रिवीजन हो रहा है आपके पेपर के लिए। इस समय आपकी क्लास में पढ़ाई नहीं हो रही है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। तो लॉकडाउन में आप इस वीडियो का फ़ायदा ज़रूर उठाएँ, क्योंकि ये आपके भविष्य के लिए है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके BTC एग्ज़ाम के या DLED एग्ज़ाम के लिए ही पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, जबकि ये सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपके CTET के आने वाले एग्ज़ाम्स होंगे, टेट के एग्ज़ाम होंगे, शिक्षक भर्ती जिसको सुपर टेट कहते हैं उसके एग्ज़ाम के लिए भी है। आपने ग्रुप डी या NTPC का भी अगर फॉर्म डाला है तो उसके लिए भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।